ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? खैरियत से हैं? ओके बेटा, एवरीथिंग इज परफेक्ट। जरा एक मैसेज करके बता दें प्लीज, ताकि हम प्रोसीड करें। चलें जी। स्टैंडर्ड का नाम है, आज जो स्टैंडर्ड हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है IFRS 5 NCA। देखो मैंने ऊपर लिखा है, नाम देखो क्या लिखा है ऊपर स्क्रीन पे। नाम लिखा हुआ होगा IFRS 5 नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर एंड discontinued operation, and discontinued operation. नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। सही है, ये दो नाम है स्टैंडर्ड के। मैं भी पहले नाम पे बात करूंगा, मैं भी फर्स्ट नेम पे बात करूंगा। फर्स्ट नेम पे अभी मैं बात करूंगा ये। ठीक है, बिस्मिल्लाह करता हूँ, स्टोरी सुनाना शुरू करता हूँ। ओके, सुनिए बेटा। नॉन करंट एसेट वो एसेट होता है जो हम यूज करने की नीयत से लेते हैं, इस्तेमाल करने की नीयत से लेते हैं। नॉन करंट एसेट वो एसेट होता है जो हम यूज करने की नीयत से लेते हैं, इस्तेमाल की नीयत से लेते हैं। तो लेटेस्ट से हमने आज से कुछ 4 साल पहले एक नॉन करंट एसेट बाय किया और हमारी नीयत यूज करने की थी। हमारी नीयत क्या थी? यूज करने की नीयत थी और हमने यूज किया। तो 4 साल पहले लिया था, पहले साल भी यूज किया, सेकंड ईयर भी यूज किया, थर्ड ईयर भी यूज किया, लेकिन फोर्थ ईयर के एंड होने से पहले पहले हमने पक्का इरादा कर लिया हम इसको बेच देंगे। बस यकीन तौर पर हमने इसको बेच रहे हैं। तो अब IFRS 5 ये एक स्टैंडर्ड है, ये कहता है कि अब आपकी नीयत यूज करने की नहीं है, आपकी नीयत इस्तेमाल करने की नहीं है, बल्कि आपकी नीयत बेचने की है। आपकी नीयत यूज करने की नहीं है, आपकी नीयत इस्तेमाल करने की नहीं है, बल्कि आपकी नीयत बेचने की है। तो बोला अब आप इसको नॉन करंट एसेट की सफ में ना दिखाएं, इसको नॉन करंट से करंट एसेट में कन्वर्ट कर दें। यानी अब आप बैलेंस शीट में इसको नॉन एज अ नॉन करंट एसेट ना दिखाएं, बल्कि अब ये एज अ करंट एसेट रिपोर्ट होगा, एज अ करंट एसेट रिपोर्ट होगा। ओके, राइट। तो बेटा ये एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो आपको इजाजत देता है कि आप अपने नॉन करंट एसेट को करंट एसेट में क्लासिफाई कर दो, अपने नॉन करंट एसेट को करंट एसेट में क्लासिफाई कर दो, अपने नॉन करंट एसेट को करंट एसेट में क्लासिफाई कर दो। ओके, ये स्टैंडर्ड आपको इस बात की इजाजत देता है, ये स्टैंडर्ड आपको इस बात की इजाजत देता है। ओके, डन। अब अब सबसे पहले बच्चे ने कहा ये हेल्ड फॉर सेल की डेफिनेशन क्या है? हेल्ड फॉर सेल की ये रही डेफिनेशन। हेल्ड फॉर सेल इज एन एसेट whose, देखो ये लिखा है whose carrying value, ये डेफिनेशन हर बच्चे को याद होनी चाहिए। whose carrying value is principally recovered through a sale transaction, is principally recovered through a sale transaction not from continuing use। यानी अब वो एसेट बिक कर फायदा पहुंचाएगा, अब वो एसेट बिक कर फायदा पहुंचाएगा, ना कि यूज होके। यानी प्रिंसिपल बेनिफिट अब बिक कर ही होगा, यूज होके नहीं होगा। तो ऐसे एसेट को अब आप नॉन करंट के बजाय करंट में दिखाएंगे, करंट में दिखाएंगे। ऐसे एसेट को अब आप नॉन करंट के बजाय करंट में दिखाएंगे। अब सारा गौर से सुने, जब मैंने आपको ये बोला कि ये IAS अलाउ करता है कि नॉन करंट एसेट को आप करंट में दिखा सकते हैं, तो आप सबके जहनों में एक फ्रॉड आ गया, एक चीज आ गई, क्रिएटिव अकाउंटिंग हम सबके जहनों में आ गई। क्या? लोगों ने कहा कि अगर स्टैंडर्ड बोर्ड हमें बेलगाम कर दे, लोगों ने कहा कि अगर स्टैंडर्ड बोर्ड हमें बेलगाम कर दे कि जब चाहो अपने नॉन करंट को करंट में कन्वर्ट कर लो, तो लोग इस IAS का नाजायज फायदा उठाएंगे
और अपने नॉन करंट एसेट को करंट एसेट में कन्वर्ट करके अपनी लिक्विडिटी रेशियोज को इंप्रूव करेंगे। याद करो बचपन में तुमने करंट रेशियो वगैरह पढ़ा है, तो लोग अपने करंट रेशियो और इन सारे रेशियोज को इंप्रूव कर लेंगे। ये गलत काम करेंगे, ये एक गलत काम करेंगे, यानी नॉन करंट को करंट में कन्वर्ट करा और अपने लिक्विडिटी रेशियोज इंप्रूव कर लिए, फिर जब चाहा करंट को नॉन करंट कर दिया। तो इस तरह तो लोग तफरी करेंगे और लोग मिसयूज करेंगे इस स्टैंडर्ड का। तो स्टैंडर्ड बोर्ड ने कहा कि भाई हम अंधे नहीं है, हम बेवकूफ नहीं है, हम एक क्राइटेरिया दे रहे हैं। ये देखो ये कानून दे रहे हैं, हम एक क्राइटेरिया आपको दे रहे हैं, अगर वो क्राइटेरिया मीट हुआ, वो सारी कंडीशंस मीट हुई, तो फिर आप इसको हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अगर वो क्राइटेरिया मीट हुआ तब जाके आप इसको हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ओके, पक्का। अब वो क्राइटेरिया हकीकत में 4 पॉइंट्स हैं, वो क्राइटेरिया हकीकत में 4 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसकी तशरीह की जरूरत है, तो मैंने तशरीह आगे लिख दी है, वो तशरीह भी मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा, ठीक है। अब आप जहन बनाएं, क्या यूं सोचें कि एक एसेट नॉन करंट एसेट है और आपने उसको बेचने की नियत कर ली, आप कह रहे हो मैं कंफर्म बेच रहा हूं, तो अब आप उस नॉन करंट को करंट में दिखाना चाह रहे हो, तो ये बात आपको साबित करनी होगी। अगर आप सच बोल रहे हो तो ये बात आपको प्रूव करनी होगी, साबित करनी होगी कि आप अपने दावे में सच्चे हैं, आप अपने दावे में सच्चे हैं और वाकई आपकी नीयत बेचने की है। तो आपको अब ये प्रूव करना होगा, आपको अब ये प्रूव करना होगा, आपको अब ये प्रूव करना होगा। चले यहां देखें, कंडीशन नंबर 1, पहली कंडीशन, द एसेट मस्ट बी रेडी टू सेल इन इट्स इमीडिएट कंडीशन। भाई जिस दिन आप ये दावा करते हो कि ये एसेट हेल्ड फॉर सेल है, जिस दिन आप ये दावा करते हैं कि एसेट क्या है, हेल्ड फॉर सेल है, उस दिन एसेट रेडी कंडीशन में होना चाहिए, बिकने के लिए रेडी कंडीशन में, इमीडिएट सेलेबल हालत में होना चाहिए। एसेट इमीडिएट सेलेबल हालत में होना चाहिए। अब जरा बात को सुनना शुरू करें। देखो अब इसके नीचे मैंने 4 तशरीहात लिखी हैं, ये पहली तशरीह, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये 3-4 तशरीह लिखी है। तशरीह नंबर 1, अगर आपके पास बहुत सारे एसेट पड़े हैं, सरप्लस एसेट पड़े हैं, यानी आपके पास एक्स्ट्रा 4-5 फिक्स एसेट पड़े हैं जो यूज भी नहीं हो रहे, और आप कह रहे हो मुझे इसको बेचना है, तो ऑडिटर बोलेगा ठीक है, एक्स्ट्रा एसेट तो बंदा बेच सकता है, एक्स्ट्रा एसेट तो बंदा बेच सकता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन तवज्जो फरमाइएगा, आपका तो फिर देखो सब्स्टिट्यूट की जरूरत नहीं है। इफ इट इज अ सरप्लस एसेट, इफ इट इज अ सरप्लस एसेट देन नो नीड ऑफ सब्स्टिट्यूट, सही है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा एसेट पड़े हैं तो अब आप बेच भी दो, कोई मसला नहीं है। लेकिन बट इफ इट इज एन ऑपरेशनल एसेट, एक एसेट जो दिन रात आपके ऑर्गेनाइजेशन में यूज हो रहा है, आपके कामों में यूज हो रहा है, और आप उस पर हाथ रख के बोलते हो यार ये हेल्ड फॉर सेल है, तो फिर ऐसी सूरत हाल में अगर अभी घाक आ गया तो आप काम कैसे करोगे, अपना ऑपरेशंस कैसे करोगे? यानी इसका मतलब तो ये हुआ आपके ऑपरेशन ही बंद हो जाएंगे। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपके ऑपरेशंस ही गए, आपके ऑपरेशंस ही कट डाउन हो गए। नहीं समझे? तो बेटा ऐसी सूरत हाल में देन आपको सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट करना होगा, आपको सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट करना होगा, सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट करना होगा, सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट करना होगा। ओके, नहीं समझे? अगर सरप्लस एसेट है तो फिर तो आप ये दावा कर सकते हो, फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ, इस वक्त हमारा मिर्चा वाला इंस्टीट्यूट का जो मेन कैंपस है हैदराबाद पे, वो दिन रात यूज हो रहा है कामों में, दिन रात उस पर ऑर्गेनाइजेशन पूरी डिपेंडेंट है उस कैंपस पे। अगर आज मैं उस कैंपस पे हाथ रख के बोल रहा हूँ कि मैं ये बेच रहा हूँ, हेल्ड फॉर सेल है, तो इसका मतलब अगर अभी घाक आ गया तो फिर इंस्टीट्यूट तो बंद हो जाएगा। अगर उसको मैं बेच दूंगा बच्चे कहाँ जाएंगे? तो मुझे इमीडिएटली सब्स्टिट्यूट शो करना पड़ेगा, देखो ये दूसरा सब्स्टिट्यूट मौजूद है, सही है, तब ऑडिटर सेटिस्फाई होगा, वरना सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है। इसी तरह एक और पॉइंट होता है, नो रिपोर्ट रिपेयर्स ड्यू ऑन दिस एसेट। बेटा एक बार एडवांस लेवल पर पी सीरीज में सवाल आया था कि एक बंदा कह रहा था कि यार मुझे अपनी बिल्डिंग बेचनी है, एक बंदा कह रहा था कि मुझे अपनी ये बिल्डिंग बेचनी है, लेकिन क्वेश्चन में लिखा था कि ईयर एंड से पहले पहले उस बिल्डिंग के अंदर कोई सब्सिडेंस निकल आया, बिल्डिंग में कोई बीमारी, सब्सिडेंस या सीपेज या कोई ऐसा इशू निकल आया, और क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ था कि अगर आप इसको 3 महीने रिपेयर में लगेंगे, अभी ये 3 महीने रिपेयर होगी बिल्डिंग, फिर बिकेगी, उससे पहले नहीं बिक सकती। 3 महीने रिपेयर होंगे उसके बाद बिल्डिंग बिकेगी, उससे पहले नहीं बिक सकती। तो बेटा दिस इज नॉट इमीडिएटली सेलेबल हालत, यानी ये एसेट इमीडिएटली सेलेबल हालत में नहीं है, ये एसेट इमीडिएटली सेलेबल हालत में नहीं है, इमीडिएटली सेलेबल हालत में नहीं है। ओके राइट।
इसी तरह एसेट मस्ट नॉट बी विद लेसी ऑन लीज। अभी मैंने लीज का स्टैंडर्ड नहीं पढ़ाया, लेकिन आप कि जब आप एसेट अपना किसी को लीज पे देते हैं तो दो लोग होते हैं, एक होता है लेसर और एक लेसी। लेसर का मतलब जो एसेट लीज पे दे रहा होता है, लेसी का मतलब जो एसेट लीज पे ले रहा होता है। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं ये कहता हूं कि मेरा फला एसेट मैंने, अगर मैं ये कहता हूं, गौर से सुनना, कि फला एसेट मैंने लीज पे दिया हुआ है, फला एसेट मैंने किसी को लीज पे दिया हुआ है, वो किसी और के पास है, रेंट पे दिया हुआ है, तो अभी वो एसेट मेरे हाथ में ही नहीं है, अभी तो मेरे हाथ में ही नहीं है, तो मैं उसको मैं इमीडिएटली सेलेबल कैसे बोल सकता हूँ? एक एसेट मेरे हाथ में ही नहीं है, तो फिर तो वो इमीडिएटली सेलेबल नहीं हो सकता ना, तो आपके पास पोजेशन तो हो ना एसेट का। सही है, तो ये कुछ बातें जो आपको जहन में रखनी है। ये पॉइंट नंबर 1 की तशरीह। तो ये था पॉइंट नंबर 1, ये देख लें। पॉइंट नंबर 1 था कि जिस दिन आप हेल्ड फॉर सेल की बात कर रहे हैं, जिस दिन आप हेल्ड फॉर सेल की बात कर रहे हैं, उस दिन एसेट इमीडिएटली सेलेबल हालत में होना चाहिए। उस दिन एसेट इमीडिएटली सेलेबल हालत में होना चाहिए। ओके, और ये नीचे उसकी सारी तशरीहात है। नंबर 2, सेकंड पॉइंट, द सेल इज हाईली प्रोबेबल। द सेल इज हाईली प्रोबेबल, बहुत ज्यादा चांसेस हो कि वाकई एसेट बिकेगा। इसकी क्या तशरीह है? मैनेजमेंट इज कमिटेड टू सेल दिस एसेट, यानी बोर्ड मीटिंग हो गई हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड कर लिया हो कि भाई वाकई हमें बेचना है। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट इज कैलकुलेटेड। बेटा एक देसी सा उसूल बताऊं, जब भी हम कहते हैं ना कि हमें फला एसेट को बेचना है, जब कभी भी हम ये कहेंगे कि हमारी नीयत भाई वाकई बेचने की, हमारी नीयत वाकई एसेट को बेचने की यानी सेल करने की है, एसेट को बेचने की है। हम जब भी जिंदगी में कहते हैं हमें एसेट बेचना है, तो पहले हम उसकी कीमत निकालते हैं ना, यार कितने का बिकेगा। ब्रोकर को कॉल करते हैं, बताओ यार हमारी ये प्रॉपर्टी कितने की बिकेगी। गाड़ी बेचनी होती है तो कार डीलर को फोन करते हैं, गाड़ी कितने की बिकेगी, राइट? ओके, तो फेयर वैल्यू। मैनेजमेंट हैज स्टार्टेड एक्टिवली लोकेटिंग बायर। मैनेजमेंट ने बायर लोकेट करना शुरू कर दिया, एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दिया, सारे ब्रोकर्स को बोल दिया, राइट? मार्केटिंग स्टार्टेड, ये सारी इसकी हिंट है। सेल इज हाईली प्रोबेबल की ये सारी हिंट है। अब ये दो इल्मी मसले बताने जो 2 बार अलग अलग लेवल पे पास्ट पेपर में आ चुके हैं। देखो क्या लिखा है, द एसेट मस्ट बी मार्केटेड एट इट्स फेयर वैल्यू। जरा ये बात सुने बेटा, ये एक बार सवाल आया था, पी सीरीज में आया था, क्योंकि आईएएस वहां भी है। एक कंपनी कह रही थी कि हमें अपनी बिल्डिंग सेल करनी है, एक तरफ कंपनी कह रही थी कि हमें अपनी बिल्डिंग सेल करनी है। हाँ, और उस वक्त मुल्क में रिसेशन आ गया था। मुल्क में रिसेशन यानी रिसेशन में प्रॉपर्टी मार्केट की वैल्यू एकदम गिरती है। तो बताओ, हमारी प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू हो चुकी थी $7 मिलियन। हमारी प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू हो चुकी थी कितनी? $7 मिलियन। लेकिन क्वेश्चन में लिखा होता है कि डायरेक्टर जिद पे अड़े हुए हैं कि हम 10 मिलियन में ही बेचेंगे। तो यार एक बात सोचो, कॉमन सेंस, एक चीज की फेयर वैल्यू गिर के 7 मिलियन हो गई और मैं कहूँ यार मैं 10 में बेचूंगा, तो वो नहीं बिकेगी यार, तो वो नहीं बिकेगी। ऐसी सूरत हाल में ये हेल्ड फॉर सेल नहीं है। ऐसी सूरत हाल में फिर ये हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई नहीं हो सकती, राइट? सही। अब लेकिन इसी पॉइंट का एक रिवर्स पॉइंट भी है, देखो नीचे नेक्स्ट लाइन। ये एक पॉइंट था और एक ये दूसरा पॉइंट है, देखो। बट सम टाइम इट इज द कल्चर ऑफ मार्केट, बट सम टाइम इट इज द कल्चर ऑफ मार्केट टू डू मार्केटिंग एट ओवर प्राइस, देन नो इशू। सुनिए, आपको पता है कुछ बाजार ऐसे होते हैं, कुछ मार्केट्स ऐसी होती हैं, जैसे अपने पाकिस्तान की प्रॉपर्टी मार्केट है। अगर आपको अपना फ्लैट 2 करोड़ रुपए में बेचना है, अगर आप चाहते हो कि आपका फ्लैट आपको 2 करोड़ में बेचना है, तो आप ब्रोकर को क्या बोलोगे? 220 में बेचना है। आप एडवर्टाइजमेंट में जाके लिखोगे 2 करोड़ 20 लाख। और जब वो पार्टी आएगी, मीटिंग होगी, तो उसमें 20 लाख रुपए कम कर देना, वो भी खुश। असल में बेचोगे 2 करोड़ में ही, असल में डील 2 करोड़ में ही करोगे, असल में डील 2 करोड़ में ही करोगे, लेकिन थोड़ी ओवर प्राइस करके बताओगे मार्केट का कल्चर है। तो अगर मार्केट का ऐसा कल्चर है तो फिर कोई गलत बात नहीं है, सही है। तो फिर अगर आप ओवर प्राइस करके कर रहे हो तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, राइट? ये दोनों इशू याद रखना। तो मैंने अभी तक आपको 2 पॉइंट्स बताए, देखें पहला पॉइंट क्या है, ये है फर्स्ट पॉइंट, देख लो बेटा। द एसेट मस्ट बी रेडी टू सेल इन इट्स इमीडिएट कंडीशन। नंबर 2, द सेल इज हाईली प्रोबेबल। द सेल इज हाईली प्रोबेबल, ओके। नंबर 3, अब तीसरा पॉइंट, द सेल इज एक्सपेक्टेड टू बी डन विद इन 12 months ऑफ इट्स क्लासिफिकेशन डेट। ये लाइन पढ़े। पॉइंट नंबर 3 अच्छी तरह पढ़े। द सेल इज एक्सपेक्टेड टू बी डन विद इन 12 months
ऑफ इट्स क्लासिफिकेशन डेट। अब देखो यहाँ एक बच्चे गलती करते हैं, बच्चे समझते हैं ईयर एंड के बाद 12 महीने के अंदर अंदर बिक जाना चाहिए। बेटा मेरी बात को कान खोल के सुने, बच्चे ये समझते हैं ईयर एंड के 12 महीने के अंदर अंदर बिक जाना चाहिए, नहीं अकाउंटिंग पीरियड के एंड होने के बाद 12 महीने, ये गलत बात है। यहाँ लिखा हुआ है द सेल is expected to be done within 12 months of its classification date, within 12 months of its classification date। यानी जिस दिन हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई किया, तो कभी कभार हम ईयर के मिड में भी हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई करते हैं, कभी कभार हम ईयर के मिड में भी हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई करते हैं। तो अब वो ईयर के मिड के 12 महीने के अंदर अंदर, वो ईयर के मिड के 12 महीने के अंदर अंदर, ओके सही है। तो 12 मंथ्स के अंदर अंदर बिक जाना चाहिए, 12 मंथ्स के अंदर अंदर बिक जाना चाहिए। अब यहाँ एक सवाल है, ये एक सवाल है, वैसे कभी F7 में आया नहीं है, लेकिन ये स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है, तो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देखो मैं नीचे बता रहा हूँ, ये देखें। व्हाट इफ, बच्चे ने कहा सर मैंने एक एसेट को हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर दिया, मैंने एक एसेट को नॉन करंट एसेट से करंट एसेट में क्लासिफाई कर दिया, यानी हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर दिया, और वो 12 महीने के अंदर नहीं बिका। देखो ये केस ऊपर पढ़ो, क्या लिखा है, इफ नॉट सोल्ड विद इन 12 मंथ्स ऑफ इट्स क्लासिफिकेशन डेट, if not sold within 12 months of its classification date। तो अब दो में से एक केस होगा, देखो पढ़ो, अब दो में से एक केस होगा। नंबर 1 केस सुनो, पहला केस ये देखो, ये वाला ब्रैकेट देखो, ये वाला, इफ नॉट सोल्ड बिकॉज ऑफ अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स भाई, एसेट इस वजह से नहीं बिका कि यार मार्केट ही बिल्कुल ठंडी हो गई थी, यानी मैं तो अपनी तरफ से बिल्कुल रेडी था, मैं एडवर्टाइजमेंट भी कर रहा था, मैं कस्टमर्स आते थे उनको एंटरटेन भी करता था, लेकिन यार डील ही नहीं बनती थी, डील ही नहीं हो पाती थी, मार्केट में जान ही नहीं थी कभी, और हो जाता है जैसे आजकल हमारी प्रॉपर्टी मार्केट स्लो हो गई है। तो अगर नहीं बिकी बिकॉज ऑफ अनकंट्रोलेबल फैक्टर, बिकॉज ऑफ अनकंट्रोलेबल फैक्टर, प्लस देखो ये प्लस का साइन लिखा है, प्लस एसेट स्टिल मीट्स HFS, ये देखो प्लस एसेट स्टिल मीट HFS क्राइटेरिया, तो अब स्टैंडर्ड कहता है कोई मसला नहीं, जारी रखो, HFS पे रहने दो। नीचे क्या लिखा है, ट्रीटमेंट क्या है, कंटिन्यू HFS अकाउंटिंग, कंटिन्यू HFS यानी हेल्ड फॉर सेल अकाउंटिंग, सही है। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखो ऊपर मेन हेड पढ़ो, इफ नॉट सोल्ड, आप लेटेस्ट से जिस दिन आपने हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई किया, वहां से 12 मंथ्स के अंदर एसेट नहीं बिका, वहां से 12 मंथ्स के अंदर एसेट नहीं बिका, तो अब क्या करना है, तो अब ये दो में से एक काम करने हैं, अब ये दो में से एक काम करने, दो में से एक काम करने हैं। पहला, अगर नहीं बिका बिकॉज ऑफ अनकंट्रोलेबल फैक्टर, यानी आपका कोई कसूर नहीं था, अनकंट्रोलेबल फैक्टर की वजह से नहीं बिका, प्लस एसेट स्टिल मीट्स HFS क्राइटेरिया, तो स्टैंडर्ड कहता है इसको HFS में ही रहने दो, उसको करंट एसेट ही रहने दो, कोई मसला नहीं है। बट इफ नॉट सोल्ड बिकॉज ऑफ कंट्रोलेबल फैक्टर्स, if not sold because of controllable factors, then यानी आपने जानबूझ के नहीं बेचा, ना आपने मार्केटिंग की, कोई आता था तो आप उसको एंटरटेन ही नहीं करते थे, ना फेयर वैल्यू पे बेचने वाली बात करते थे, यही हरकतें की, तो अब ये आपने इसका मतलब गलत हरकत की है, तो अब स्टैंडर्ड कहता है रिवर्ट बैक टू नॉन करंट एसेट। अब इसको उसी वक्त नॉन करंट एसेट में शिफ्ट कर दो, चुपचाप नॉन करंट एसेट में शिफ्ट कर दो, चुपचाप नॉन करंट एसेट में शिफ्ट कर दो, चुपचाप नॉन करंट एसेट में शिफ्ट कर दो, ओके। सही। तो मैंने अभी तक आपको 3 कंडीशंस बता दी हैं, 3 कंडीशंस बता दी हैं, अभी तक आपको 3 कंडीशंस बता दी हैं, 3 कंडीशंस आपको बता दी हैं, और ये वाला पॉइंट भी आपके सामने है, इसको आराम से देखें। अब चौथी कंडीशन में क्राइटेरिया आपके सामने बता रहा हूँ, चौथी कंडीशन ये देखो, 3 बता दिया, पॉइंट नंबर 1 बता दिया है, 2 बता दिया है, 3 बता दिया है, अब 4 सुनो। It is highly unlikely that management will change its plan to sell this asset। भाई जिस दिन, इसको मैं समझा, इसको मैं इसकी तशरीह में मैं लिखता हूँ, मैं लिख रहा हूँ नो यू टर्न,
नो यू टर्न। इस पॉइंट नंबर 4 की तशरीह क्या है? नो यू टर्न। यानी आपने एक बार जिस दिन आप हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर रहे हो ना, उस दिन ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा कि मैनेजमेंट यू टर्न ले लेगी। यानी मैनेजमेंट वेग बात ना करे, मैनेजमेंट कंफर्म बात, मैनेजमेंट पक्की पुख्ता बात करे, यानी ये कोई धुंधली बात ना हो। यानी ऐसा कहीं भी नजर ना आ रहा हो कि मैनेजमेंट यू टर्न ले लेगी। बच्चे ने कहा पॉइंट नंबर 4 की एग्जांपल दो। एग्जांपल सुनो, सामने देखें। हुआ ये कि मैंने, तवज्जो इधर, मैंने एक बिल्डिंग, मैंने कहा कि मुझे फलां अपनी बिल्डिंग बेचनी है। मैंने कहा कि मुझे फलां अपनी बिल्डिंग सेल करनी है, फलां अपनी बिल्डिंग सेल करनी है, ठीक है। एक तरफ मैंने ये बोला, और साथ मैंने क्या बोला बताऊं, कि मेरे पास 1 लाख शेयर्स पड़े हैं पीएसओ के। मेरे पास 1 लाख शेयर्स पड़े हैं पीएसओ के। अगर वो पीएसओ की शेयर्स की प्राइस बढ़ गई तो फिर वो बेच दूंगा, ये नहीं बेचूंगा। तो भाई मैनेज ऑडिटर मुझे बोलेगा भाई आप क्या कर रहे हो, पहले सोच तो लो, पहले सोच तो लो क्या इरादे। यानी इसका मतलब यू आर नॉट श्योर, यू आर नॉट कंफर्म। हाँ, तो ऐसी सूरत हाल में फिर हेल्ड फॉर सेल अलाउड नहीं होगा, हेल्ड फॉर सेल अलाउड नहीं होगा। तो देखो ये पॉइंट नंबर 4 इज नो यू टर्न, नो यू टर्न। अब आप शरा आराम से सुकून से इन चारों पॉइंट्स को पढ़ें। ये एचएफएस का क्राइटेरिया, ये एचएफएस का क्या है? क्राइटेरिया है। सही। अब बच्चे ने कहा सर अब प्रैक्टिकल अकाउंटिंग कराएं, जिस दिन हेल्ड फॉर सेल की अकाउंटिंग शुरू होगी वो कैसे होगी, आइए समझाता हूँ। अच्छा बेटा, एक और डायलॉग है, बड़ा मुनासिब सा डायलॉग है। नो डेप्रिसिएशन फ्रॉम, देखो आपको पता है हेल्ड फॉर सेल का मतलब क्या है? पहले वो एसेट नॉन करंट एसेट था, अब उसको आप करंट एसेट में कन्वर्ट कर रहे हो। जिस दिन आप एचएफएस की क्लासिफिकेशन करोगे, हेल्ड फॉर सेल की क्लासिफिकेशन करोगे, उस दिन आप नॉन करंट एसेट को करंट में कन्वर्ट कर दोगे। नॉन करंट एसेट को आप करंट में कन्वर्ट कर दोगे। तो एक बार एसेट को करंट एसेट में कन्वर्ट कर दिया, यानी हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर दिया, तो आपने बचपन से पढ़ा हुआ है कि डियर स्टूडेंट करंट एसेट डेप्रिशिएट नहीं होता, करंट एसेट डेप्रिशिएट नहीं होता है, करंट एसेट डेप्रिशिएट नहीं होता है, करंट एसेट डेप्रिशिएट नहीं होता है। तो फिर आज के बाद डेप्रिसिएशन नहीं करेंगे, सही है। एक बार करंट एसेट में क्लासिफाई कर दिया, अब डेप्रिसिएशन नहीं करेंगे। ओके, राइट। अब क्या करना है, मैं अब ये मैं पूरी हेल्ड फॉर सेल की अकाउंटिंग आपको मैं नंबर्स के साथ सिखाता हूँ, यानी कि एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। देखो, और मेरी प्लानिंग क्या है, एक सवाल प्रॉपर मैं करा रहा हूँ, तरीके से करा रहा हूँ, देखो पूरी लॉजिक के साथ। फिर एक सवाल आप लोग करेंगे, एक सवाल आप लोग करेंगे, ठीक है। फिर आपको एक फाइनल अकाउंट का सवाल दूंगा रियल पास्ट पेपर। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। एक सवाल आया है कि अगर अनकंट्रोलेबल फैक्टर की वजह से नहीं बिका, जो मैंने कहा ना विद इन 12 मंथ्स अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स की वजह से नहीं बिका, प्लस स्टिल हेल्ड फॉर सेल का क्राइटेरिया मीट हो रहा है, तो फिर इसको करंट एसेट में रहने दो, फिर कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा कसूर नहीं है ना बेटा, हमारे कंट्रोल में ही नहीं है ये, ठीक है। अब चलें बात सुने, इधर देखें। देखो बेटा, आपके सामने अच्छी तरह देखो, अच्छी तरह समझ जाओगे। आपके सामने एक अकाउंटिंग पीरियड नजर आ रहा है, जो है 1 जनवरी 2008 से लेके 31 दिसंबर 2008। 1 जनवरी 2008 से लेके 31 दिसंबर 2008 नजर आ रहा है। बेटा ईयर के स्टार्टिंग में एक बिल्डिंग नजर आ रही है, उसकी कॉस्ट है 50,000। गौर से देखें, एक बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी है? 50,000 है, और उसी बिल्डिंग की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 10,000 है, ठीक है।
अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये है ईयर का मिड, ये देखो ईयर के मिड में HFS क्लासिफाई हो रहा है, यानी वो जो ऊपर सारी कंडीशंस पढ़ाई ना, सुनना कान खोलो, ऊपर जो सारी कंडीशंस पढ़ाई वो ईयर के मिड में मीट हुई हैं, यानी ईयर के मिड में हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये एसेट जो फर्स्ट हाफ ईयर है ये नॉन करंट एसेट कहलाएगा, फर्स्ट हाफ ईयर ये नॉन करंट एसेट होगा और आखिरी 6 महीने करंट एसेट होगा। तो जब ये फर्स्ट हाफ ईयर एक नॉन करंट एसेट है तो फर्स्ट हाफ ईयर में इसको डेप्रिशिएट भी करेंगे, फर्स्ट हाफ ईयर में इसको डेप्रिशिएट भी करेंगे। अब क्वेश्चन में देखो डेप्रिसिएशन रेट क्या गिवन है, देखो डेप्रिसिएशन रेट गिवन है 4% ऑन कॉस्ट, डेप्रिसिएशन रेट है 4% ऑन कॉस्ट। देखो मैं डेप्रिसिएशन निकाल रहा हूँ, तो देखें मैंने लिखा डेप्रिसिएशन, बेटा बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी है 50,000 और इसका आप 4% लो, तो 50,000 का 4% होता है 2,000, 50,000 का 4% होता है 2,000 पर एनम। अच्छा ये 4% पर एनम है, तो 2,000 भी पर एनम आया, हाँ, लेकिन हमें तो सिर्फ 6 महीने की डेप्रिसिएशन निकालनी है, हमें तो सिर्फ पहले 6 महीने की डेप्रिसिएशन निकालनी है। तो मैं इस 2,000 को 6/12 करूंगा तो ये आ जाएगा 1,000। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले 6 महीने की मैंने डेप्रिसिएशन निकाल ली कितनी, 1,000। मैंने पहले 6 महीने की डेप्रिसिएशन कितनी निकाल ली, 1,000 रुपए की डेप्रिसिएशन निकाल ली, पहले 6 महीने की डेप्रिसिएशन मैंने निकाल ली 1,000। ओके, अब सबसे पहला काम देखो, आंखें खोलो, हम हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर रहे हैं ईयर के मिड में, हम हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर रहे हैं ईयर के मिड में। तो जिस दिन हम हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर रहे होंगे उस दिन एसेट की पहले तो एनबीवी निकालो, नेट बुक वैल्यू, नेट बुक वैल्यू। इधर देखो मैंने वंस अगेन बिल्डिंग की है, देखो ये देखो बिल्डिंग की कॉस्ट वही 50,000 कॉपी की, हाँ। और अब बताओ ईयर के मिड में बिल्डिंग की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या हो गई है, ईयर के मिड में बिल्डिंग की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या हो गई है, 10 और 1 11, 10 और 1 11,000 हो गई है। कितनी आ गई 39। इसका मतलब ये हमारी पहली फतह हो गई। क्या करना है भाई, जिस दिन हम एसेट को हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर रहे होंगे उस दिन की पहले तो नेटबुक वैल्यू निकाल लो। नेटबुक वैल्यू को निकालने का मतलब आज तक की जो भी डेप्रिसिएशन है उसको सही तरह बुक कर लो, यानी उस दिन तक तो डेप्रिशिएट होगा ना भाई। आज से ईयर के मिड तक तो ये नॉन करंट एसेट था, ईयर के मिड तक तो ये नॉन करंट एसेट था, तो ईयर के मिड तक ये नॉर्मल डेप्रिशिएट वगैरह सब होगा, ठीक है। एनबीवी आ गई। अब नेक्स्ट मरहला, कान खोलो, अब इसको शिफ्टिंग एंट्री बनानी है, शिफ्टिंग एंट्री, यानी आज के बाद नॉन करंट एसेट को बाय एसेट को जिंदा करो, आज के बाद नॉन करंट एसेट को बाय बाय करो और करंट एसेट को जिंदा करो। इधर देखो, तो आप एंट्री ये बनाओगे, यहां देखो ये देखो NCAHFS, NCAHFS का मतलब नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, ये करंट एसेट है ना, डेबिट, और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को या मशीन को अल्लाह हाफिज कर देना, बस उसकी जो नेटबुक वैल्यू होगी उसको अल्लाह हाफिज कर देना, इतना सा काम करना, ठीक है। तो भैया अभी तक मैंने सिर्फ 2 काम कराए, अभी तक मैंने सिर्फ 2 काम कराए। काम नंबर 1, आधे साल की डेप्रिसिएशन निकलवाई क्योंकि ईयर के मिड में हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई हो रहा था, फिर ईयर के मिड की एनबीवी निकाली और उस एनबीवी को यहाँ से कन्वर्ट करके करंट एसेट में डाल दिया, यानी अब IFRS 5 शुरू हो गया, यहाँ से IFRS 5 शुरू हो गया। अब IFRS 5 के अंदर भी एक इंपेयरमेंट टेस्ट है, सुनो, IFRS 5 के अंदर भी एक इंपेयरमेंट टेस्ट है, समझाता हूं। IFRS 5 कहता है, देखो मैं अब लिख रहा हूं, IFRS 5 में क्या होता है, ये कहता है रिकॉर्ड एसेट एट लोअर ऑफ, लोअर ऑफ, ये देखें, एक तरफ लिखना कैरिंग वैल्यू, क्या लिखना, कैरिंग वैल्यू, और दूसरी तरफ लिखना फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ओके। अब देखें ये IFRS 5 की वर्डिंग है, मैं इसकी लॉजिक भी दूंगा। बताओ जब आपने IFRS 5 में जैसे एंट्री मारी, IFRS 5 में जैसे एंटर हुए तो आप एसेट को 39,000 पे ले गए थे ना, आप एसेट को कितने पे ले गए थे, 39,000 पे ले गए थे। अब जरा गौर करो, आपको उसी वक्त निकालनी होगी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अज्यूम करते हैं क्वेश्चन में गिवन है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 31,000, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 31,000। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल का मतलब आज के दिन हम इस एसेट से नेट कितना फायदा उठा सकते हैं बेचकर,
आज के दिन हम इस एसेट से नेट कितना फायदा उठा सकते हैं बेचकर, नेट कितना फायदा उठा सकते हैं बेच के। अब ईमानदारी से सोचो, बिल्कुल ईमानदारी से, झूठ नहीं। आप एसेट को अभी कैरिंग वैल्यू का मतलब जिस एसेट पे, जिस वैल्यू पे एसेट कैरी हो रहा होता है, कैरिंग वैल्यू का मतलब जिस वैल्यू पर एसेट कैरी हो रहा होता है। तो आप एसेट को आज 39,000 पे दिखा रहे हो, जबकि तवज्जो, इस एसेट से अब एक ही फायदा हो सकता है, वो बिक कर ही फायदा देगा ना। अब यूज तो होगा नहीं, अब यूज नहीं होगा, अब तो बिक कर फायदा देगा। और बिक कर फायदा सिर्फ कितना होगा? 31। तो अगर अभी भी आप इसको 39 पे दिखाओ तो आप अपने शेयर होल्डर को बेचारों का बेवकूफ नहीं बना रहे। आप 39 पे दिखा रहे हो और एसेट से फायदा सिर्फ 31 का होने का है। तो उस्ताद 8,000 की इंपेयरमेंट बनती है ना, 8,000 की इंपेयरमेंट बनती है ना, सोचो। हाँ, तभी स्टैंडर्ड ने कहा रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ। देखो पढ़ो उसके अल्फाज, स्टैंडर्ड के अल्फाज पढ़ो, लोअर ऑफ। तो आप उसी वक्त क्या करोगे? 39 के एसेट को 31 पे ले आओगे, 39 के एसेट को आप 31 पे ले आओगे, बस ये एक एंट्री बनाओगे। इधर देखो, ये एक एंट्री बनाओगे, पीएनएल डेबिट बेटा कितना? 8,000, और NCAHFS 8,000, दैट्स इट। और जैसे ही आप ये एंट्री बनाओगे एसेट 31,000 पे आ जाएगा, एसेट 31,000 पे आ जाएगा, और अब ये अपने 31,000 की वैल्यू पे नजर आ रहा होगा। एसेट 31,000 पे आ जाएगा और अब ये 31,000 पे रिपोर्ट हो रहा होगा। 31,000 का करंट एसेट, अब ये नॉन करंट नहीं है, अब दिस इज करंट एसेट। नाउ दिस एसेट इज नो मोर नॉन करंट एसेट, दिस एसेट इज नो मोर अ नॉन करंट एसेट, दिस इज अ करंट एसेट, दिस इज अ करंट एसेट। अब ये करंट एसेट है, अब ये एक करंट एसेट है। ओके, सही। तो बेटा देखो, मैंने 3 काम किए हैं, आप कान और आंखें खोलें। सबसे पहले मैंने एसेट की एनबीवी निकाली उस दिन की जिस दिन हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई हो रहा है। सबसे पहले मैंने एसेट की नेट बुक वैल्यू निकाली उस दिन की जिस दिन एसेट हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई हो रहा है। सर ऐसा आपने क्यों किया? सर आपने ऐसा क्यों किया? जवाब, क्योंकि शुरू के आधे साल तो ये नॉन करंट एसेट था, तो आधे साल की डेप्रिसिएशन तो मुझे कैलकुलेट करनी थी। सही है। नंबर 2, फिर मैंने शिफ्टिंग एंट्री बनाई, और नंबर 3 फिर मैंने IFRS 5 का कानून अप्लाई किया, लोअर वाला, रिकॉर्डेड एट कैरिंग वैल्यू एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। बच्चे ने कहा एक सवाल है, मैंने कहा पूछो। बोला सर आपने इस बार वैल्यू इन यूज वाला काम क्यों नहीं किया जो आप IAS 36 में करते थे? वैल्यू इन यूज, VIU, वैल्यू इन यूज। जवाब दूं, इसलिए नहीं किया क्योंकि अब यूज करने की इंटेंशन नहीं है। वैल्यू इन यूज का मतलब क्या था, याद है? कि अगर आप उसको कॉन्स्टेंटली यूज करो तो फ्यूचर में वो आपको क्या कमा के देगा। तो इसीलिए मैंने वैल्यू इन यूज वाला काम नहीं किया, इसीलिए मैंने वैल्यू इन यूज वाला काम नहीं किया, इसीलिए वैल्यू इन यूज वाला काम नहीं किया है। ओके, पक्का? हाँ जी। अब एक सवाल बताओ, इस पूरे साल की इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या जाएगा? ये पूरा साल तुम्हारे सामने, इस पूरे साल की इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या जाएगा? इस पूरे साल की इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या जाएगा? इस साल की इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या जाएगा बताओ। एक पहले 6 महीने की डेप्रिसिएशन जाएगी 1,000, एक पहले 6 महीने की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जाएगा 1,000, और एक 8,000 का ये इम्पेयरमेंट जाएगी। तो इनकम स्टेटमेंट में टोटल 9,000 जाएगा। देख लो अच्छी तरह, एक पहले 6 महीने का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जाएगा 1,000, और फिर एक इम्पेयरमेंट जाएगी 8,000 की, फिर एक इम्पेयरमेंट जाएगी 8,000 की। सही। तो बेटा देखें, अगर वो आपसे बोलेगा कि पीएनएल में, मैं आपको पीएनएल का एक्सट्रैक्ट भी बनाता हूं। देखो पीएनएल में क्या क्या जाएगा। तो पीएनएल में एक तो जाएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, कितना? 1,000 का जी, और एक आपके पास जाएगा इम्पेयरमेंट एक्सपेंस, कितना? 8,000 का। तो बेटा टोटल 9,000 पीएनएल में चला जाएगा। एक और सवाल आपसे पूछता हूँ, बताएं एसओएफपी में, एसओएफपी में ईयर एंड पर करंट एसेट कितने का रिपोर्ट होगा? एसओएफपी में ईयर एंड पे करंट एसेट कितने का रिपोर्ट होगा? 31,000 का। आप एसेट को 31 पे ले आए हो ना, इम्पेयरमेंट के बाद आप एसेट को 31,000 पे ले आए हो। इम्पेयरमेंट के बाद डियर स्टूडेंट आप एसेट को 31,000 पे ले आए हो, 31,000 पे ले आए हो। ओके, ओके, सही, सही। तो अब ये करंट एसेट रिपोर्ट हो जाएगा। ये एक सैंपल मैंने करा दिया। अब मैं आपको डायरेक्ट पास पेपर दे रहा हूँ, फाइनल अकाउंट का सवाल। तो बच्चे ने कहा सर फाइनल अकाउंट के लिए तो अभी हम एलिजिबल ही नहीं है। नहीं, मैं फाइनल अकाउंट का सिर्फ एक पीस कराऊंगा आपको, जो मैंने अभी पढ़ाया वैसा ही।
फाइनल अकाउंट का एक पीस कराऊंगा और मैं वो आप लोग सबको व्हाट्सएप पे भी भेज रहा हूँ। आपके पास अगर एग्जाम किट है तो उसमें भी, वैसे एग्जाम किट आप फिजिकली खरीद लें, आपके पास हार्ड कॉपी एग्जाम किट भी होनी चाहिए। बार बार ये स्क्रीन पे देखने वाली एग्जाम किट से नहीं काम चलेगा, एक हार्ड कॉपी सामने आपको खोल के बैठनी होगी। अब आने वाले वक्तों में हम किट के सवालात करेंगे तो हार्ड कॉपी की जरूरत पड़ेगी। सही। ये सवाल अगर आप लोग समझ गए तो एक मैसेज करें, मुझे बताएं, फीडबैक दें। ये सवाल समझ गए? चलो, आप लोगों को मैंने अभी एक फाइनल अकाउंट का सवाल भेजा है। अब देखो, मैं जो बोल रहा हूँ पहले मेरी बात सुनना, जल्दबाजी में रिएक्ट नहीं करना। बेटा इस सवाल की सिर्फ आपको एडजस्टमेंट नंबर 2 करनी है। जो सवाल है ना, इसकी सिर्फ एडजस्टमेंट नंबर 2 है। ये वाली 1 नहीं पढ़ना भाई, 2 है। 1 अभी हमारे काम की नहीं है, सिर्फ हमें ये एडजस्टमेंट नंबर 2 पढ़नी है। ये रही एडजस्टमेंट नंबर 2 सवाल की पढ़नी है, ये पढ़ लो। अच्छा, फाइनल अकाउंट के सवाल में हमेशा अकाउंटिंग पीरियड ट्रायल बैलेंस में देख लो। ट्रायल बैलेंस में अकाउंटिंग पीरियड देखो क्या है। अकाउंटिंग पीरियड 31 मार्च x4 है। अकाउंटिंग पीरियड क्या है? 1 अप्रैल x3 टू 31 मार्च x4, ये अकाउंटिंग पीरियड है। ओके, अकाउंटिंग पीरियड है 1 अप्रैल x3 टू 31 मार्च x4। अब मैं आपसे ये कहूंगा, आप अच्छी तरह ये एडजस्टमेंट नंबर 2 पढ़ें, आपको फील होगा कि वैसी है जैसे आपने भी किया था, ठीक है। और ट्रायल बैलेंस में से भी आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। अब बताओ बेटा, इसको हेल्ड फॉर सेल 1 अक्टूबर यानी ईयर के मिड में क्लासिफाई कर रहे हैं, वैसा ही कैसे ही है? ये वैसा ही कैसे जो मैंने अभी कराया है। देखो, अकाउंटिंग पीरियड तुम्हारे सामने, अकाउंटिंग पीरियड तुम्हारे सामने, लेकिन हम हेल्ड फॉर सेल ईयर के मिड में क्लासिफाई कर रहे हैं। ओके, तो चलो, ऊपर ट्रायल बैलेंस से भी आप लीज होल्ड, अच्छा जिस एसेट को हम बेच रहे हैं उसका नाम है लीज होल्ड प्रॉपर्टी। क्या नाम है? लीज होल्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो वैसे तो मैं करा रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं हल्का सा आपको पुश करूं, हल्का सा पुश, लिटिल पुश। तो ये नोट नंबर 2 पूरा करें और ऊपर ट्रायल बैलेंस से भी हेल्प लें। मैंने आपको क्वेश्चन सेंड कर दिया है, क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सेंड कर दिया है। चलो बिस्मिल्लाह करो, ट्राई करो, ट्राई योर लक।
एक मिनट, अजान हो रही है, मैं इसलिए खामोश हूँ, अजान हो रही है। ओके जी बेटा, अब आपने सामने रखिएगा क्वेश्चन। आप लोगों को मैंने व्हाट्सएप भी कर दिया, यहाँ भी पढ़ते हैं। अब पहले तो आप हमेशा जब भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का सवाल है तो अकाउंटिंग पीरियड को देखो। ये देखो अकाउंटिंग पीरियड कब एंड हो रहा है 31 मार्च X4 को अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा है 31 मार्च X4 को, तो शुरू हुआ होगा 1 अप्रैल X3 को। ठीक है, तो अकाउंटिंग पीरियड तो पहले जहन में फिक्स कर लिया, 1 अप्रैल X3 से लेके 31 मार्च X4 डन। अब बेटा ईयर के स्टार्टिंग में देखो लीज होल्ड प्रॉपर्टी की कॉस्ट कितनी है, ये रही कॉस्ट 45,000, और ये देखो उसकी आज तक की डेप्रिसिएशन 6,000 है। ये देखो क्वेश्चन में उसकी कॉस्ट भी गिवन है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी गिवन है, कॉस्ट भी गिवन है और एक्यूमुलेटेड, जैसे मैंने सवाल दिया था वैसा ही है। ठीक है, अब और लीज होल्ड प्रॉपर्टी की लाइफ गिवन है 15 साल, ताकि तुम डेप्रिसिएशन निकाल लो। ये देखो ट्रायल बैलेंस में देखो, ट्रायल बैलेंस में देखो लीज होल्ड प्रॉपर्टी की लाइफ भी गिवन है 15 साल, ताकि तुम डेप्रिसिएशन निकाल सको। अब देखो चलो, तुमने सवाल पढ़ा है, मैं फिर भी पढ़ूंगा, लेकिन अभी पहले मैं कुछ बेसिक काम करता हूँ। इधर देखो, यहाँ देखें, मैंने ये आपके सामने एक बड़ा सा अकाउंटिंग पीरियड ड्रॉ किया, 1 अप्रैल X3 टू 31 मार्च X4। ओके, ईयर के स्टार्टिंग पे इसकी कॉस्ट थी 45,000। हुजूर वाला आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी ईयर के स्टार्टिंग में 6,000 की। ओके सही, तो आपके पास, अब बताओ, लेकिन आप हेल्ड फॉर सेल किस दिन क्लासिफाई कर रहे हो, ईयर के मिड में। 1 अक्टूबर X3 को ये हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई हो रहा है, 1 अक्टूबर X3 को ये हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई हो रहा है, सही है। अब पहला काम तो ये करो, पूरी गेम को ईयर के मिड में ले आओ, कंप्लीट गेम को ईयर के मिड में ले आओ। कैसे लाओगे आप, देखो समझाता हूं, सामने देखें। आपने क्या करना है, आपने डेप्रिसिएशन निकालनी है, डेप्रिसिएशन निकालनी है। बताओ, लीज होल्ड की कॉस्ट है 45,000, लीज होल्ड की कॉस्ट है 45,000। जब कोई मेथड नहीं होता तो स्ट्रेट लाइन होता है, पता है ना, जब कोई मेथड नहीं होता तो स्ट्रेट लाइन। कॉस्ट 45,000 और उसकी लाइफ ऊपर टीवी में देखना है, देख लो, लाइफ थी उसकी 15 साल। लाइफ कितनी थी, 15 साल। तो 45,000 डिवाइड बाय 15 साल, तो एक साल की डेप्रिसिएशन आएगी 3,000 पर एनम। एक साल की आएगी 3,000 पर एनम, 3,000 पर एनम। जब एक साल की 3,000 आई तो 6 महीने की कितनी आएगी, 6 महीने की आ जाएगी 1,500। ओके, तो ये आपने यहां लिख दिया डेप्रिसिएशन 1,500। ओके, अब क्या कहानी है देखें, आप पूरी गेम को उठा के ईयर के मिड में ले आएंगे, आप पूरी गेम को उठा के ईयर के मिड में ले आएंगे। देखें, कॉस्ट हो गई 45 की, ये देखें, और ईयर के मिड में अब आज तक की डेप्रिसिएशन आपके पास कितनी आ रही होगी, देखो 6,000 और 1,500 को मिलाओ, कितना होता है बेटा, ये आता है 37,500। ये एनबीवी आ गई आपके पास 37,500। नेट बुक वैल्यू कितनी आ गई, 37,500, 37,500। अब आप एक शिफ्टिंग एंट्री बना दें आराम से। तो शिफ्टिंग एंट्री कैसे बनेगी, ये लो यहाँ बनेगी। आपने यहाँ लिखा NCAHFS डेबिट 37,500 और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्रेडिट 37,500। सही है, NCAHFS डेबिट और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्रेडिट 37,500। ये काम कर दिया, बहुत सारा काम हो गया। अब क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, फेयर वैल्यू निकालनी है और वही काम करना है। अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ लोअर वाला कानून,
आ जाओ मैं सवाल रीड करता हूं, पहले ये देख लो आराम से, पहले 30 सेकंड ये देख लो। अब देखें यहां, इधर देखें क्या लिखा हुआ है कि द लीजहोल्ड प्रॉपर्टी इज बीइंग मार्केटेड एट बाय अ प्रॉपर्टी एजेंट एट अ प्राइस ऑफ 40 मिलियन। मार्केटिंग 40 मिलियन पे कर रहे हैं, वही ऊपर किस्सा सुनाया था, मार्केट का कल्चर ही ऐसा है। विच वॉज कंसिडर्ड अ रीजनेबल अचीवेबल प्राइस एट दैट डेट, द एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू सेल हैव बीन एग्रीड 500, ये कॉस्ट टू सेल। अब सुने, recent market transactions suggest that actual selling price achieved for this type of property in the current market condition are देखो पढ़ो क्या है, 15% लेस देन द वैल्यू एट विच दे आर मार्केटेड। यानी अब क्या होता है, ये लोग प्राइस बढ़ा के मार्केटिंग करते हैं, ये लोग प्राइस बढ़ा के मार्केटिंग करते हैं और फिर 15% कम कर देते हैं। तो मैंने कहा था ना ऐसा होता है, ये पाकिस्तान की मार्केट में भी होता है। तो अब रियल फेयर वैल्यू 15% कम है, रियल फेयर वैल्यू 15% कम है बेटा। जो फेयर वैल्यू उसने दी हुई है वो 40 मिलियन है। कितनी है? 40 मिलियन। 40 मिलियन का मतलब 40,000। 40 मिलियन मीन्स 40,000। आप 40,000 को डायरेक्ट 85% से मल्टीप्लाई करो तो ऑटोमेटिकली वो 15% निकल जाएगा। तो 40,000 का 85% आएगा 34,000, 34 आएगा। तो द रियल फेयर वैल्यू इज इक्वल टू 34,000, राइट? ओके। अब देखें, यहां देखें, आपको पता है कि एक बार आपने हेल्ड फॉर सेल के दुनिया में आ गए तो अब IFRS 5 क्या कहता है? लोअर ऑफ एक तरफ कैरिंग वैल्यू, एक तरफ क्या आती है? कैरिंग वैल्यू, और एक तरफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। बताओ कैरिंग वैल्यू पे आपने कितने पे शिफ्ट किया था? 37,500। और अब मैं आपको बताऊं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी होगी। देखो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल होगी, फेयर वैल्यू है 34,000 और कॉस्ट टू सेल है 500। ये आ जाएगी तुम्हारी फेयर वैल्यू माइनस CTS। ये मैं इस तरह का नाम लिखता था पहले भी। तो ये आ गई 33,500, 33,500। अब सोच के बताओ, बताओ 37,500 में तुमने शिफ्ट किया, जबकि अब ये एसेट सिर्फ एक ही फायदा पहुंचाएगा बिक कर, वो है 33,500 का। 33,500 का फायदा पहुंचाएगा ये एसेट, तुम्हें सिर्फ 33,500 का बेनिफिट पहुंचाएगा। ओके, राइट? तो अब आप इसको जब लोअर पे रिकॉर्ड करोगे तो बेटा सीधी बात है 4,000 की इंपेयरमेंट अराइज हो जाएगी। 4,000 की इंपेयरमेंट अराइज हो जाएगी। तो आप उस 4,000 की एक आखिरी एंट्री यहां बना दोगे, P&L डेबिट 4,000, NCAHFS क्रेडिट 4,000, P&L डेबिट 4,000 और NCAHFS क्रेडिट 4,000। हाँ ठीक है। अब मेरी बात सुन लो, एक दो एक्स्ट्रा बातें सुन लो। सवाल ये, इस पूरे साल की इनकम स्टेटमेंट में इस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, इस एडजस्टमेंट से रिलेटेड क्या क्या जाएगा? इस पूरे साल की इनकम स्टेटमेंट में इस एडजस्टमेंट से रिलेटेड क्या क्या जाएगा? जवाब, पहले 6 महीने में 1,500 की डेप्रिसिएशन आएगी, पहले 6 महीने में 1,500 की डेप्रिसिएशन आएगी, और फिर बेटा एक 4,000 की इंपेयरमेंट आएगी। तो 1,500 और 4,000, 1,500 और 4,000 5,500 चला जाएगा। सही है। दूसरी बात, सर ईयर एंड पर अब ये आखिरी 6 साल के आखिरी 6 महीने में डेप्रिशिएट होगा? नहीं, वंस यू हैव क्लासिफाइड इट एज अ नॉन करंट एसेट, नाउ देयर इज नो नीड टू डेप्रिशिएट। अब कोई डेप्रिशिएट करने की जरूरत नहीं है। तो आखिरी 6 महीने में कोई डेप्रिसिएशन बुक नहीं होगा। ओके। तीसरी बात, सर ये ईयर एंड पर कितने का रिपोर्ट होगा? 33,500 का एज अ करंट एसेट रिपोर्ट होगा। ईयर एंड पर ये 33,500 का करंट एसेट रिपोर्ट होगा, 33,500 का करंट एसेट रिपोर्ट होगा। ओके। सही, सही। किसी ने किया था ये?
अब मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इस आईएएस के दो नाम थे, बिल्कुल जाग जाओ, फुल टाइम जाग जाओ। इस आईएएस के दो नाम, पहला नाम था नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल। इस आईएएस का पहला नाम था नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, और इसका दूसरा नाम था डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। दूसरा नाम क्या था? डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। अब मैं बड़ी इल्मी बातें करने जा रहा हूँ, अगले 20 मिनट तक मुझे बातें करनी होंगी, आपने सुनना होगा। फिर आप लोगों को मैं एक सवाल दूंगा, जैसे पहले दिया था, वो करना। आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है, आराम से कर लोगे। लेकिन इस 20 मिनट में बड़ी मजेदार और काम की बातें होंगी, तो आप लोगों को प्लीज और से सुननी होंगी। देखें, एक कंपनी है, उसके पास, सामने देखें बेटा, रेडी हो जाओ प्लीज। एक कंपनी है, उसके पास दो प्रोडक्ट्स हैं, एक ऑयल है और एक शैम्पू है। यानी वो ऑयल वाला बिजनेस भी करते हैं, शैम्पू भी बेचते हैं। इस बार उनका ऑयल का जो नफा है ना, नफा वो $8 मिलियन आया है, और जो शैम्पू का प्रॉफिट आया है, शैम्पू वाले बिजनेस से, वो 2 मिलियन आया है। तो टोटल प्रॉफिट कितना आया? $10 मिलियन। टोटल प्रॉफिट कितना है? $10 मिलियन का टोटल प्रॉफिट आया है। सही है। अब सुनो बेटा, अगर मैंने शेयर होल्डर के सामने $10 मिलियन का प्रॉफिट रिपोर्ट करा एक साथ, अगर मैंने शेयर होल्डर के सामने $10 मिलियन का एक साथ प्रॉफिट रिपोर्ट किया, तो शेयर होल्डर एक्सपेक्ट करेंगे कि अगले साल भी लगभग 10 मिलियन का ही प्रॉफिट आएगा, क्योंकि ये जो प्रॉफिट आता है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आता है। प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आता है, ऑपरेशंस आर ऑनगोइंग। तो शेयर होल्डर ये एक्सपेक्ट करेंगे कि अगले साल भी 19-20 10 मिलियन का ही प्रॉफिट आएगा। लेकिन अंदर का सच ये है, सुनो, कि कंपनी ने अपने इस ऑयल सेक्टर को ईयर एंड से पहले या तो बेच दिया है, ईयर एंड से पहले अपना ऑयल सेक्टर चलता हुआ बेच दिया है, या फिर उसकी डील कर ली है, उसको हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर दिया, डील कर ली है कि बिक जाएगा, 3 महीने में बिक जाएगा, 2 महीने में, चलता हुआ बिजनेस है पूरा ऑयल का। तो जरा सोचो, अब अगर मैं $10 मिलियन का नफा रिपोर्ट करूं, अब अगर मैं 10 मिलियन का टोटल नफा रिपोर्ट करूं, तो शेयर होल्डर ये सोचेंगे कि अगले साल भी $10 मिलियन आएंगे, जबकि अगले साल ऑयल तो होगा नहीं, अगले साल मेरा ऑयल वाला बिजनेस तो होगा ही नहीं। सोचो, तो जब अगले साल मेरा ऑयल वाला बिजनेस होगा ही नहीं, अगले साल मेरा ऑयल वाला बिजनेस होगा ही नहीं, तो शेयर होल्डर को तो सिर्फ 2 मिलियन का प्रॉफिट मिलेगा। तो यार, अब शेयर होल्डर को अब ये बात बताना जरूरी है कि ये जो ऑयल है ना, इट्स अ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन नाउ। ऑयल इज अ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। तो अब IFRS 5 क्या कहता है बताऊं? अब आपकी इनकम स्टेटमेंट कैसे बनेगी बेटा, बोर्ड पे देखें। अब आपकी इनकम स्टेटमेंट ऐसे बनेगी, देखो इधर देखो, आंखें खोलो। सबसे पहले आप हेडिंग दोगे कंटिन्यूइंग ऑपरेशन की। अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाते वक्त सबसे पहले आप हेडिंग दोगे कंटिन्यूइंग ऑपरेशन की, और शैम्पू वाला P&L बनेगा जो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन है। सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी, सब कुछ लिखोगे। आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, जो कि मेरे एग्जांपल के हिसाब से 2 मिलियन है, जो कि मेरी एग्जांपल के हिसाब से 2 मिलियन है। सही है। अब आप एक सिंगल लाइन में क्या लिखोगे? प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। एक सिंगल लाइन में लिखोगे प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, और फिर यहाँ ऑयल का प्रॉफिट रिपोर्ट करोगे 8 मिलियन। तो 2 ये हो गया, 8 ये हो गया, टोटल प्रॉफिट कितना आ गया? $10 मिलियन। टोटल प्रॉफिट आ गया $10 मिलियन। $10 मिलियन टोटल प्रॉफिट आ गया, $10 मिलियन। सही है। तो जब मैं ये ब्रेकअप शो करूंगा ना, तो अब शेयर होल्डर के लिए बड़ा रेलेवेंट बात है ये। यानी शेयर होल्डर अब आज के बाद ऑयल से कोई आसरा नहीं रखेंगे, ऑयल से कोई उम्मीद नहीं रखेंगे, क्योंकि शेयर होल्डर को पता है वो तो डिसकंटिन्यूड है, वो तो या तो बिक चुका है या बस उसकी डील हो गई है, वो बिकने वाला है बहुत जल्द। तो ऐसी सूरत हाल में देखो, ये प्रेजेंटेशन शेयर होल्डर के लिए बहुत जरूरी है। ये प्रेजेंटेशन बेटा शेयर होल्डर के लिए बहुत जरूरी है। डन। थोड़ा सा सोचो, बिजनेस सेंस रख के तो ये बिल्कुल मुनासिब बातें हैं। अब बात सुने, अब मैं इसकी थ्योरी रीड करता हूँ, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, एक एक करके आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह। चले आ जाए, सुनो भाई, पहली लाइन बेटा, इस आईएएस के दो नाम थे, इस आईएएस के दो नाम थे। एक नाम था हेल्ड फॉर सेल,
और एक अब जो नाम मैं पढ़ा रहा हूं उसका नाम है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन पढ़ो, पहली लाइन, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन इज द प्रेजेंटेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट। अब जो हम चीज पढ़ रहे हैं वो हकीकत में एक इनकम स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन है। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन इज द प्रेजेंटेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट, जबकि अभी हमने ऊपर जो पढ़ा था, अभी जैसे पहले पढ़ रहे थे, हेल्ड फॉर सेल इज द प्रेजेंटेशन ऑफ एसओएफपी। याद है, हेल्ड फॉर सेल में हमें ये डिसाइड करना होता है कि करंट में दिखाएं या नॉन करंट में दिखाएं। हेल्ड फॉर सेल में हमें ये डिसाइड करना होता था कि करंट में दिखाएं या नॉन करंट। तो ये पहली दो लाइनें ध्यान में डाल लें। discontinued operation is the presentation of income statement, जबकि held for sale is the presentation of SOFP। held for presentation of SOFP, held for sale is the presentation of SOFP। okay, तीसरी लाइन पढ़ें, for discontinued operation accounting, for discontinued operation accounting the operation must meet the definition of component of an entity। देखें पढ़ें, the operation must meet the definition of component of, ऑपरेशन को कंपोनेंट ऑफ एन एंटिटी की डेफिनेशन मीट करनी होगी। बच्चे ने कहा ये कंपोनेंट ऑफ एन एंटिटी क्या होता है, बच्चे ने कहा ये कंपोनेंट ऑफ एन एंटिटी क्या होता है, बताओ, जवाब सुनो। मींस, मींस पढ़ो, देखो, मींस इट्स रेवेन्यूज, cost and cash flows must be separately identifiable। its revenues, cost and cash flows must be separately identifiable। दिमाग से सोचो, अगर रेवेन्यूज, कॉस्ट और ये सब चीजें अलग अलग अवेलेबल होंगी तभी तो उसका प्रॉफिट अलग मिलेगा। उसका रेवेन्यू, कॉस्ट, सब चीजें अलग अलग अवेलेबल होंगी तभी तो उसका प्रॉफिट भी हमें अलग से मिलेगा। सोचो ना, क्योंकि उसके प्रॉफिट को अलग से दिखाना है ना, सोचो, उसके प्रॉफिट को अलग से दिखाना है बेटा। हाँ पक्का। तो तीन लाइनें बताई, अभी तक सिर्फ 3 पॉइंट्स पढ़े। आप लोग जागते रहे मेरे साथ, बिल्कुल अटैच रहे, बिल्कुल कनेक्टेड रहे बेटा, स्टे कनेक्टेड। अब अगली लाइन, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में भी, सुनिए यार, मैंने जो आपको अभी एग्जांपल दी वो प्रोडक्ट वाइज दी। क्या हम लोग दो प्रोडक्ट में डील कर रहे थे, ऑयल और शैम्पू, हम दो प्रोडक्ट में डील कर रहे थे, ऑयल एंड शैम्पू, और हमने ऑयल डिसकंटिन्यू कर दिया। तो जब हमने ऑयल को डिसकंटिन्यू कर दिया तो उसको अलग से दिखाना जरूरी है क्योंकि शेयर होल्डर के लिए रेलिवेंट है। जरा सोचो समझो, हमारी प्रोडक्ट एक ही थी, हमारी प्रोडक्ट एक ही थी, लेकिन हम दुनिया के 3 अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशन पे काम कर रहे थे। हम इंडिया में काम कर रहे थे, टर्की में और पाकिस्तान में, इंडिया, टर्की और पाकिस्तान में काम कर रहे थे। टर्की के हालात खराब हुए तो हमने अपना टर्की वाले ऑपरेशन बंद कर दिए। तो अब ज्योग्राफिकल लोकेशन को भी अगर आपने बड़े पैमाने पे क्लोज डाउन कर दिया तो अब ये भी शेयर होल्डर के लिए रेलेवेंट है, ये भी शेयर होल्डर के लिए रेलेवेंट है भाई, नहीं समझे? क्योंकि अब टर्की से अगले साल टर्की वाले बिजनेस से पैसा नहीं आएगा ना, सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान से आएगा। तो अब जरूरी नहीं है हमेशा प्रोडक्ट वाइज हो, ज्योग्राफिकल भी हो सकता है। जरूरी नहीं है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि हमेशा प्रोडक्ट वाइज हो, ज्योग्राफिकल भी हो सकता है, ज्योग्राफिकल भी हो सकता है। ओके, अब अगली बात, सब्सिडरी एक्वायर्ड फॉर रीसेल आल्सो क्लासिफाइड एज डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। शांति शांति, सबर सबर, इधर देखो बेटा, कुछ इदारे ऐसे होते हैं जो इस तरह काम कर रहे होते हैं। देखें, एक सिंगल कंपनी होती है और उसके फिर डिविजन्स होते हैं। ये देखें, डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3, डिवीजन 4। एक सिंगल कंपनी होती है और उसके डिफरेंट डिविजन्स होते हैं। एक सिंगल कंपनी होती है और उसके डिफरेंट डिविजन्स होते हैं। एक सिंगल कंपनी होती है और उसके डिविजन्स होते हैं, डिफरेंट डिविजन्स होते हैं, राइट? ओके, एक सेकेंड होल्ड, एक सेकेंड। देखिए बेटा, कुछ कंपनीज इस तरह होती हैं जो डिविजन्स की फॉर्म में काम कर रही होती है। एक सिंगल कंपनी होती है और उसके डिफरेंट डिवीजन होते हैं, डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3, डिवीजन 4। जैसे पीडब्ल्यूसी है, पीडब्ल्यूसी का एक डिवीजन है जो एक्सटर्नल ऑडिट करता है, एक डिवीजन इंटरनल ऑडिट का है, एक डिवीजन टैक्सेशन सर्विसेज दे रहा होता है, एक डिवीजन वो एडवाइजरी सर्विस दे रहा होता है, सही है? तो अब अगर इन्होंने अपना एक डिवीजन चलता हुआ बेच दिया तो भी ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की अकाउंटिंग करेंगे। और कुछ इदारे ऐसे होते हैं जो ग्रुप ऑफ कंपनीज की फॉर्म में काम कर रहे होते हैं। यानी वो स्ट्रक्चर किस तरह बनाते हैं, ऊपर एक पेरेंट कंपनी होती है, ऊपर एक पी कंपनी होती है, और नीचे आपके पास सब्सिडरी 1 होती है, सब्सिडरी 2 होती है,
सब्सिडरी 3 होती है, सब्सिडरी 4 होती है, राइट। ओके, तो अब सब्सिडरी 1 के नाम से एक प्रोडक्ट चला रहे होते हैं, सब्सिडरी 2 के नाम से, सब्सिडरी 3 4 के नाम से। तो अब अगर ग्रुप स्ट्रक्चर इस तरह का है और मैंने अपनी सब्सिडरी 4 को मैंने बेचने निकाल दिया है, या सब्सिडरी 4 को मैंने खरीदा ही रीसेल की नियत से, सब्सिडरी 4 को मैंने खरीदा ही किस नियत से, रीसेल की नियत से, तो जरा सोचो बेटा, अब ये तो ईयर एंड के कुछ महीनों में बिक जाएगी, ये ईयर एंड के 2-3 महीने में तो बिक जाएगी। तो अब इस सब्सिडरी को नॉर्मल एडिंग टुगेदर करके नहीं दिखाना। जरा सोचो अपने बचपन को, तुम लोगों ने F3 में कंसोलिडेशन की बेसिक तो पढ़ी है ना, F3 में 6 to 7 क्लासेस कंसोलिडेशन की याद है। तो उसमें जब आप कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट बनाते थे तो पेरेंट और सब्सिडरी सबकी रेवेन्यूज और कॉस्ट और सबको ऐड करते थे ना, याद है। तो बेटा आप जरा सोचो, ये सब्सिडरी 4 तो जाने वाली है, 2 महीने 3 महीने में चली जाएगी। तो अगर आपने इसको नॉर्मल एडिंग टुगेदर करके दिखा दिया और दुनिया को भी दिखा दिया आप इतने बड़े बॉडी बिल्डर हो, जबकि ये हाथ कट के जाने वाला है, आपका आपका एक हाथ तो कट के जाने वाला है, तो अब आप इस सब्सिडरी को नॉर्मल एडिंग टुगेदर में नहीं दिखाओगे, बल्कि इसको नीचे एक लाइन में दिखाओगे डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में, ताकि शेयर होल्डर इस सब्सिडरी से कोई उम्मीद ना रखें। सही। तो देखो यहाँ ऊपर पढ़ो क्या लिखा हुआ है, सब्सिडरी एक्वायर्ड फॉर रीसेल also classified as discontinued operation, also classified as discontinued operation, also classified as discontinued operation। ओके जी, सही। अब जरा एक टेक्निकल पॉइंट आने वाला है, उसके लिए जरा गौर से सुनना। पहले मैं उसका स्टेटमेंट रीड करता हूं, फिर मैं नीचे जाके उसको पूरा एक्सप्लेन करता हूं। इफ एन ऑपरेशन इज डिसकंटिन्यूड इन द करंट ईयर, if an operation is discontinued in the current year, it must be reported as discontinued in the last year comparatives। क्या मतलब, आ जाओ ये देखें। मैंने जो अपनी इनिशियल एग्जांपल दी थी उसमें मैंने ऑयल को डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन दिखाया था ना, ऑयल को डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन दिखाया था ना। तो अब देखो लेटेस्ट से मेरा अकाउंटिंग पीरियड है ये वाला, देखो दिस इज O8 और दिस इज O9, गौर से देखना। देखो बेटा, अंदर का सच ये है कि इस ऑयल को मैंने जो चलता हुआ बेचा है ना, इस ऑयल सेक्टर को जो मैंने चलता हुआ बेचा है, वो मैंने कब बेचा है, मैंने 09 में बेचा है। रियल में डिसकंटिन्यू हुआ है 09 में, तो 09 में तो ब्रेकअप देना ही देना है। अब बताओ 09 में कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का प्रॉफिट कितना है, 2 मिलियन। 09 में कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का प्रॉफिट कितना है, 2 मिलियन। और डिसकंटिन्यूड का प्रॉफिट कितना है, 8 मिलियन। डिसकंटिन्यूड का प्रॉफिट है 8 मिलियन, टोटल प्रॉफिट 10 मिलियन आ गया। हकीकत में ये बिका कब है, 09 में। 09 में तो दिखाना ही दिखाना है। स्टैंडर्ड क्या कहता है बताऊं, कि बेशक 09 में डिसकंटिन्यू हुआ है, लेकिन जब इसके साथ पिछले साल का कंपैरेटिव जा रहा होगा ना, क्योंकि एक साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ लास्ट ईयर की कंपैरेटिव भी जाती है, आप लोगों ने ईपीएस में भी पढ़ा था, याद है। इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ लास्ट ईयर का कंपैरेटिव डाटा भी जाता है, तो पिछले साल भी इसको डिसकंटिन्यूड में दिखाओ। जिस ऑपरेशन को इस साल डिसकंटिन्यूड में अलग से दिखा रहे हो ना, तो कंपैरेटिव में भी उसको अलग से डिसकंटिन्यूड में दिखाओ। तो मैंने देखो लास्ट ईयर भी इसको अलग से दिखाया ना, तो देखें लास्ट ईयर के फिगर्स देखें। लास्ट ईयर शैम्पू का प्रॉफिट था 1 मिलियन और ऑयल का था 12 मिलियन। अब जरा देखें टोटल कितना था, 13। अब देखो स्टैंडर्ड बोर्ड कितना चालाक है, जरा इसकी चालाकी देखें। उसने ये रिक्वायरमेंट क्यों रखी है कि जिस हिस्से को इस साल आप डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में दिखा रहे हो, उसको लास्ट ईयर भी डिसकंटिन्यूड में, कंपैरेटिव में भी डिसकंटिन्यूड में दिखाओ। इसकी वजह बताऊं, जरा आंखें खोल के देखो। बताओ जो 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 इस साल डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है उसने लास्ट ईयर में कितना कमा के दिया था, 12 मिलियन, और इस साल कितना कमा के दिया, 8 मिलियन। इसका मतलब बेटा ये सिंकिंग बोट थी, ये गिर जमीन में जा रही थी, ये खत्म हो रही थी, गरक हो रही थी। तो 12 मिलियन से 8 मिलियन पे प्रॉफिट आ गया, अच्छा वो बेच दिया, जान छुड़ाई। नहीं समझे यार, जो ऑपरेशन आपने डिसकंटिन्यू किया उसने लास्ट ईयर 12 मिलियन कमा के दिया था, इस साल 8 मिलियन, यानी वो गिर रहा था। तो अच्छा वो आप उतर गए उसमें से, क्योंकि अगर आप और लेट बेचते तो और बुरी हालत में बिकता ना, फिर आपका पार और कम हो जाता। तो इसीलिए ये रिक्वायरमेंट है कि अगर इस साल डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में दिखाओगे तो उसको लास्ट ईयर के कंपैरेटिव में भी डिसकंटिन्यूड में दिखाना होगा, लास्ट ईयर के कंपैरेटिव में भी डिसकंटिन्यूड में दिखाना होगा। ओके, सही। अगर बात समझ गए तो एक मैसेज करें।
ओके अब एक बात वैसे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक एक्स्ट्रा सुन लो, एक एक्स्ट्रा बात है। देखो बेटा, ये बात तो मैंने बता दी, देखो पढ़ लो इसको, अंग्रेजी पढ़ लो जल्दी जल्दी। चलो ये पढ़ो, ये जो डायलॉग मैंने अभी बोला, देखो, इफ एन ऑपरेशन इज डिसकंटिन्यूड इन द करंट ईयर, it must be reported as discontinued in the last year comparative, so that shareholder can check performance. Okay. अब एक और बात, क्योंकि अभी अभी ताजा ताजा गरम गरम तुमने हेल्ड फॉर सेल पढ़ा है, तो देखो यहाँ, बट if an asset is classified as held for sale in the current year, it won't be classified as HFS in the last year comparative. बेटा HFS के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपने बैलेंस शीट में एक एसेट को इस साल हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई किया, इस साल हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई किया है, तो अब हरगिज उसे लास्ट ईयर जाके नॉन करंट से करंट में मत दिखाना। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में उसको करंट एसेट दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि बेहतर है लास्ट ईयर उसको नॉन करंट रहने देना। इस साल वो करंट हुआ है तो लोगों को नजर आएगा, देखो नॉन करंट से करंट में चले गया, लोगों को नजर आएगा कि नॉन करंट से करंट में चला गया। तो भाई ये चीज सिर्फ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के लिए पढ़ाई है, ये हेल्ड फॉर सेल के लिए ऐसी कोई बात नहीं पढ़ाई। ओके, सही। अब एक आखिरी बात यहाँ देखें बेटा, जिस एक वर्ड मैं बोल रहा हूँ परफॉर्मेंस स्टेटमेंट, सिर्फ इस वर्ड को दिमाग में एनालाइज करो, सोचो, मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ परफॉर्मेंस स्टेटमेंट। तो जिस तरह इनकम स्टेटमेंट एक परफॉर्मेंस स्टेटमेंट है जिसमें प्रॉफिट होता है, उससे आप परफॉर्मेंस चेक करते हो, इस तरह कैश फ्लो स्टेटमेंट भी एक परफॉर्मेंस स्टेटमेंट है, बहुत बड़ी परफॉर्मेंस स्टेटमेंट है। पैसे की भी जो अपनी वर्थ है ना, बेशक इनकम स्टेटमेंट की भी वर्थ है, वो एक्रूअल बेसिस पे बनती है, प्रॉफिट बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन कैश इज किंग, कैश से भी परफॉर्मेंस चेक होती है ना। तो जिस तरह इनकम स्टेटमेंट में डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के नफे को, प्रॉफिट को अलग से दिखाया जाता है ना, इसी तरह कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी इनके पैसों को भी अलग से दिखाया जाता है। चलो जरा सोचो, तुम लोगों ने F3 लेवल पे कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 एक्टिविटीज पढ़ी थी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, याद है? तो देखो ये IFRS 5 की रिक्वायरमेंट है कि जो ऑपरेशन डिसकंटिन्यूड है ना, जो ऑपरेशन क्या है, डिसकंटिन्यूड है, उसके ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के कैश फ्लोज अलग से दिखाने होंगे कि इतना इतना पैसा इस साल इसने कमा के दिया है, ताकि शेयर होल्डर अगले साल उन पैसों की उम्मीद भी ना रखें। भाई जिस तरह उस प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखेंगे ना, वो इन पैसों की भी उम्मीद ना रखेंगे भाई अगले साल इतना इतना पैसा और नहीं आएगा, अगले साल कंपनी के पास ये कैश फ्लो के मसले हो सकते हैं। ठीक, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी इन तीनों के अलग अलग दिखाने होंगे, इन तीनों के अलग अलग रिपोर्ट करने होंगे, सही। लेकिन यहाँ स्टैंडर्ड ने एक चॉइस दी है कि चाहो तो आप, एक वर्ड सुनो, चाहो तो फेस ऑफ कैश फ्लो पे अलग अलग दिखा दो। फेस ऑफ कैश फ्लो का मतलब कैश फ्लो के मुंह पे, बिल्कुल फेस पे, जहां कैश फ्लो स्टेटमेंट बनी भी होती है। और चाहो तो ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर में जाके दिखा दो, नोट्स टू दी अकाउंट्स में। चाहो तो ये इन्फॉर्मेशन नोट्स टू दी अकाउंट्स में जाके दिखा दो, देख लो। चाहो तो ये इन्फॉर्मेशन नोट्स टू दी अकाउंट्स में जाके दिखा दो, पढ़ लो। सही है जी, बात समझ गए। अब अब देखें जी, एक बार मैं हल्का सा रिकैप दे रहा हूं। तो अगर कभी कोई ऑपरेशन डिसकंटिन्यू हो गया, तो फिर अब इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट चेंज होगा। पहले आप हेडिंग देंगे कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस,
और कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का पूरी इनकम स्टेटमेंट बनेगी, पूरी सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल, एवरीथिंग। यहाँ तक पहुंच गए। अब उसके बाद एक सिंगल लाइन आएगी, आंखें खोलो, एक सिंगल लाइन आएगी, उसमें लिखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, जो कि 8 मिलियन था। बच्चे ने कहा सर इनकम स्टेटमेंट के फेस पे तो एक सिंगल लाइन आ रही है, लेकिन इसकी तफसील कहाँ होगी? अगर आप इस 8 मिलियन पे डबल क्लिक करोगे तो नोट्स टू दी अकाउंट में इसकी पूरी तफसील होगी। नोट्स टू दी अकाउंट्स में इसकी पूरी तफसील होगी, कान खोल के सुनो। नोट्स टू दी अकाउंट्स में इसकी पूरी डिटेल्स होंगी। सर क्या मतलब? भाई जिस ऑपरेशन को हमने डिसकंटिन्यू किया है, उसने इस साल कुछ कमा के, उसकी कुछ सेल्स भी तो हुई होगी, इस साल कुछ ना कुछ तो कमा के दिया होगा ना, तो उसकी सेल्स, उसकी कॉस्ट ऑफ सेल, उसका जीपी, उसके एक्सपेंसेस, ये तमाम चीजें। बल्कि और एक दो बातें बोलूं, जिस ऑपरेशन को हमने डिसकंटिन्यू किया है, मैंने अभी अपने लेक्चर में ऊपर कहा था कि या तो वो ऑपरेशन पूरा चलता हुआ बेच दिया हमने, डिस्पोज ऑफ कर दिया, तो अगर उसको डिस्पोज ऑफ किया होगा तो एक वर्ड आपको याद है, गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल। एक वर्ड आपको याद है, गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल, याद है? तो उसका जो गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ होगा वो भी इसी में इंक्लूड होगा, वो भी इसी इसी हेड में इंक्लूड होगा, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के हेड में। और कभी कभार जब हम ऑपरेशन को डिसकंटिन्यू करते हैं, कभी कभार जब हम ऑपरेशन को डिसकंटिन्यू करते हैं, सुनना, तो उस ऑपरेशन के एम्प्लॉयज को फारिग करते हैं, छुट्टियां, उनको उनको निकाल देते हैं, फायर कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब एम्प्लॉयज को फायर करते हैं तो उनको पेमेंट्स करनी पड़ती हैं, उनको आपने रिडंडेंसी पेमेंट्स देनी होती हैं, गोल्डन हैंडशेक भी एक वर्ड होता है, शायद तुम लोगों ने सुना हो। इस तरह की ये सारी पेमेंट्स भी करनी पड़ती हैं। तो ये सारी पेनल्टीज, पेमेंट्स, ये तमाम की तमाम चीजें डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के हेड में आएंगी, ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के हेड में आएंगी। सही? तो जहन बना लो कि डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से रिलेटेड हर इनकम और हर एक्सपेंस उस आखिरी लाइन की वर्किंग में आएगी, जो हम लिख रहे हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। तो अगर कोई इस पर डबल क्लिक करेगा तो नोट्स टू दी अकाउंट्स में जाएगा, वहां इसकी पूरी तफसील होगी, और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से रिलेटेड एवरीथिंग, पेनल्टीज, इनकम्स, गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल, सेल, सब कुछ उसमें ही होगा। ठीक है? राइट? एक प्रैक्टिकल बात सुन लो बेटा, ये रियल लाइफ में बहुत आइए सप्लाई होता है। आप लोगों ने डालडा का नाम सुना है? यूनिलीवर ने जब डालडा को सेल किया था ना, पहले एक दौर में यूनिलीवर डालडा यूनिलीवर के पास था। तो जब यूनिलीवर ने डालडा को सेल किया ना, तो बाकायदा उन्होंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन दिखाया था, डालडा को बाकायदा डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन दिखाया था। तो ये बड़ा रूटीन अकाउंटिंग अप्लाई होती है कंपनीज में। सही? अब एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप कर दिया है, और यहाँ स्क्रीन पे भी है, देख लो। ये क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन में आपने पूरी डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की अकाउंटिंग मुझे करके देनी है। मैंने अपनी कल वो फिजिकल वाले ग्रुप में भी बच्चों ने खुद किया, आप लोग भी ट्राई करें। मैं थोड़ी देर में फिर सॉल्व कराता हूँ। स्टार्ट करें, ये पूरा क्वेश्चन पढ़ें, और इसकी पूरी कंपैरेटिव भी बनाना है और करंट ईयर भी बनाना है। ठीक है? स्टार्ट करें, चलें, रेडी हो जाए।
ओके जी बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने क्वेश्चन वैसे पढ़ लिया है, लेकिन मैं भी एक बार हल्का सा गो थ्रू करता हूँ, उसको देख लो। पार्ट वे is in the process of preparing its financial statement for the year ended 31st October X6। जिस साल के लिए हम सॉल्व करना है ना रियल, वो 31st October X6 है, और जो कंपैरेटिव बनेगा वो 31st October X5 का बनेगा, राइट? ओके। The company's main activities in the travel industry mainly selling package holidays, फ्लाइट्स एंड अकोमोडेशन। बेटा ये नॉर्मल कंपनीज नहीं होती जो जैसे जेरीज है और ये सब, तो ये लोग पैकेजेस सेल करते हैं, हॉलिडे पैकेजेस, जिसमें एयरलाइन का सारा सेटअप होता है, अकोमोडेशन होता है, होटल वगैरह सब चीजें होती हैं। तो ये लोग ये काम करते थे टू दी जनरल पब्लिक थ्रू दी इंटरनेट एंड रिटेल ट्रेवल एजेंसीज। चाहो तो ऑनलाइन बुकिंग करा लो, चाहो तो इनकी फिजिकल लोकेशंस पे भी, इनके रिटेल आउटलेट्स थे वहां जाके भी आप बुकिंग करा लो। During the current year, the number of holidays sold by travel agencies declined dramatically, and the directors decided at a board meeting on 15th October X6 to cease marketing holidays through its chain of travel agents। सीधी सी बात सुन लो भाई, जो थी ना, जो ट्रैवल एजेंसी थी वो चलना ही बंद हो गई। क्यों? ऑनलाइन, सब हर बंदा ऑनलाइन बुकिंग कराता था, तो बस टेक्नोलॉजी की वजह से इनको ये मार लगने लगी। यानी फिजिकल स्टोर पे कोई काम होता ही नहीं था, सारा ऑनलाइन काम हो रहा था। तो इनके डायरेक्टर्स ने बोला जब काम ही पूरा ऑनलाइन हो रहा है तो फिजिकल स्टोर क्यों रखें, उनके रेंट और इतनी कॉस्ट क्यों बेयर करें। तो देखो अब डायरेक्टर्स ने डिसाइड कर लिया है, दैट मींस ये कंफर्म है, पहली हिंट मिल गई। एंड सेल ऑफ द रिलेटेड हाई स्ट्रीट प्रेमिसेस। इन्होंने क्या एक काम करते हैं, वो सारी हाई स्ट्रीट प्रेमिसेस वगैरह सब बेच देते, काम बंद, अब सिर्फ ऑनलाइन काम करेंगे। Immediately after the meeting, the travel agencies staff and suppliers were notified of the situation। देखो उनको फौरन सारे स्टाफ को और सबको बता दिया। And an announcement was made in the press। यानी लोगों के दिलों में उसी एक वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट करवा दी, राइट? यानी ये कंफर्म बात है, तभी प्रेस में भी अनाउंसमेंट हो गई। The director wished to show the travel agency's result as a discontinued operation in the financial statement। बिल्कुल सही। देखो अब हमें शेयर होल्डर को बताना जरूरी है ना कि अगले साल से ये फिजिकल हमारी ट्रैवल एजेंसीज नहीं होंगी, फिजिकल स्टोर्स बंद हैं। तो अब ताकि शेयर होल्डर ये एक्सपेक्ट ना करें कि अगले साल भी हम फिजिकल स्टोर से कमाएंगे, क्योंकि अब वो तो खत्म है, राइट? तो अब वो डिसकंटिन्यूड दिखाएंगे। ड्यू टू द डिक्लाइनिंग business of the travel agents on 1st August X6, 3 months before the year end, Partway expanded its internet operations to offer a car hire facilities to purchasers of its internet holidays। ये एक चीज इन्होंने एक नई चीज ऐड की। इन्होंने कहा क्या है, अब अगर आप हमसे आप एयरलाइन के टिकट बुक कराएंगे, या आप वो सब वीजा सर्विस लेंगे, या आप होटल की सर्विस लेंगे ना, तो साथ साथ हम आपको वो रेंट अ कार की भी सर्विस देंगे, ठीक है, कार हायर की। तो ये एक नई चीज शुरू की है, तो ये एक नई एडिशन है। तो नॉर्मल ये कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में आएगा। डिसकंटिन्यूड में सिर्फ क्या है, ये वाला, ये देखो यहाँ देखो, ये ट्रैवल एजेंसीज वाला है, ये वाली ट्रैवल एजेंसीज है। डिसकंटिन्यूड में सिर्फ ये वाली ट्रैवल एजेंसीज है, ओके, राइट? वैसे तो कुछ बच्चों ने कर भी लिया है, मुझे पिक्चर सेंड कर दी है, लेकिन स्टिल मैं बता देता हूँ। अब देखें, 2 साल आपके सामने नजर आ रहे हैं। पहला है 31st October X6 और दूसरा है 31st October X5।
मैं पहले अक्टूबर X6 के लिए करता हूं, फिर कंपैरेटिव को करता हूं, सही है। देखें X6 में 3 कॉलम नजर आ रहे हैं, एक इंटरनेट, एक कार हायर और एक ट्रेवल एजेंसी, सही है। इंटरनेट और कार हायर हमारा कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में आएगा, जबकि ट्रेवल एजेंसीज किस में आएगा, डिसकंटिन्यूड में आएगा। प्यारे बच्चों इन तीनों कॉलम का जो टोटल है वो देखो इधर टोटल के कॉलम में आ रहा है, इन तीनों का टोटल के कॉलम में आ रहा है, नजर आ रहा है। हाँ, तो अब आप क्या करें, पहले जब कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का पीएनएल बनाएंगे ना, तो टोटल में से आप ट्रेवल एजेंसीज के काम को माइनस करें। तो बताओ टोटल रेवेन्यू है 39 का, कितना है 39 का, जबकि ट्रेवल एजेंसीज का रेवेन्यू है 14। तो प्यारे बच्चों 39 में से 14 निकाल दो, 39 में से 39 में से आप 14 लेस कर दो, कितना बनता है, ये होता है अल्लाह खुश रखे 25,000, सही है। तो 25,000 का रेवेन्यू आ गया कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का। अब देखें कॉस्ट ऑफ सेल्स, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल इज 36,000, जिसमें से ट्रेवल एजेंसीज की कॉस्ट ऑफ सेल है 16,500। तो 36 माइनस 16,500 कितना होता है, देखो मेरे ख्याल से ये है 19,500। कॉस्ट ऑफ सेल होगी 19,500, 36,000 माइनस 16,500, ओके। अब ये डिफरेंस लो तो ये आया 5,500 का आपके पास प्रॉफिट आ गया, ओके, जीपी आ गया 5,500 का आपके पास ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, डन। अच्छा बेटा अब देखें टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, 2600। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 2600 है, जिसमें से ऑपरेटिंग के कितने 1500, 2600 में से 1500 हटा दो, कितना रह गया 1100। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके पास आ गए हैं 1100 के। प्यारे बच्चों बताओ, ये आपके पास कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का प्रॉफिट आया है 4400, प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन आया है 4400, सही। प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन कितना है 4400, ऐसा ही है। अब एक सिंगल लाइन में, बस एक सिंगल लाइन में डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन को दिखाना है, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का जो भी प्रॉफिट और लॉस है वो एक सिंगल लाइन में दिखाना है। चेक करो बेटा, देखो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन वाला कॉलम ही अलग गिवन है, देखो ये ट्रैवल एजेंसी डिसकंटिन्यू हुई ना, देखें तो इसका फाइनल नेट आंसर आ रहा है -4000, फाइनल नेट आंसर कितना है -4000। तो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में बजाय प्रॉफिट के क्या है, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में प्रॉफिट के बजाय लॉस है 4000 का। बेटा 4400 का कंटिन्यूइंग में प्रॉफिट है और डिसकंटिन्यूड में 4000 का लॉस है, तो अल्टीमेटली टोटल आंसर 400 आ रहा है। देख लो बेटा, मैं 30 सेकंड के लिए खामोश हूँ, 1 मिनट के लिए आप आराम से देख लें, आराम से देख लें। 31 अक्टूबर X6 की वर्किंग मैंने कर दी है, क्वेश्चन भी आप लोगों को व्हाट्सएप पे भेज दिया है, क्वेश्चन भी आप लोगों को व्हाट्सएप पे भेज दिया, देख लें। अब बेटा पिछले साल का कंपैरेटिव बना दूं, पिछले साल का कंपैरेटिव इज वेरी वेरी इजी, जरा आंखें खोल के बैठो, आराम से समझोगे। देखो सुनो, लास्ट ईयर का ये रहा टोटल डाटा, देखो ये टोटल डाटा है, और इस टोटल में वो फिजिकल शॉप्स का यानी ट्रैवल एजेंसीज का काम शामिल है। बताओ लास्ट ईयर का टोटल रेवेन्यू 40,000 था, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल ये थी। देखें नीचे पढ़े, नीचे थ्योरी पढ़े, द रिजल्ट्स फॉर द ट्रैवल एजेंसीज फॉर द ईयर एंडेड 31 अक्टूबर X5 यानी लास्ट ईयर वर, रेवेन्यू कितना था 18 मिलियन और कॉस्ट ऑफ सेल कितनी थी 15 मिलियन। बेटा टोटल रिजल्ट्स ऊपर गिवन है और ये सेपरेट रिजल्ट्स गिवन है ट्रैवल एजेंसी में से, ये ट्रैवल एजेंसीज के निकाल दूंगा तो ऑटोमेटिकली कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का डाटा नहीं आ जाएगा। हाँ, तो 40,000 टोटल रेवेन्यू है लास्ट ईयर का, जिसमें से ट्रैवल एजेंसीज का रेवेन्यू है 18,000। तो बेटा जरा 40 में से 18 निकाल दो, आ जाओ 40,000 में से 18,000 निकाल दें बेटा, तो ये आ जाएगा 22,000, सही है बेटा। अच्छा जी, देखें आराम से, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है 32, जबकि इस ट्रैवल एजेंसीज के काम की कॉस्ट ऑफ सेल थी 15,000। तो 32 में से प्यारे बच्चों 15,000 हटा दो, ये कितना आया 17, ये 5,000 का आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, सही है। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखें, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 2,000, जबकि इसके हैं 1.5 मिलियन के। 2,000 में से टोटल 2,000 में से 1,500 है ट्रैवल एजेंसीज के। तो अगर आप
2000 में से 1500 निकाल दोगे तो यू विल गेट 500, ओके राइट, और ये हो जाएगा 4500, ठीक है जी। हाँ, अब बस अब एक लाइन रह गई और गेम खत्म। अब मुझे बताओ, मुझे डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का प्रॉफिट निकालना है, इधर ही से निकालो। देखो 18 मिलियन के रेवेन्यू है, कॉस्ट ऑफ सेल 15 की है और 1.5 का एक्सपेंसेस है, तो 18,000 में से 15,000 लेस करो और 1500 लेस करो, 18,000 माइनस 15,000 देन माइनस 1500, तो गालिबन मेरा अंदाजा ये कहता है ये 18,000 में से अगर 16,500 लेस करोगे तो ये आंसर आएगा 1500 का, ठीक है, ओके, टोटल बना 6000। यहाँ आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यहाँ आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखें आईएएस ने कितना जबरदस्त काम किया, एक मिनट यार रुकें, आईएएस ने आईएफआरएस ने कितना जबरदस्त काम किया है, सुकून से सुने कि उन्होंने ये जो लास्ट ईयर की रिक्वायरमेंट दी ना, इससे आपको और तफसील पता लगी। देखो जो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन जिसको आपने इस साल डिसकंटिन्यू किया ना, उस ऑपरेशन ने लास्ट ईयर आपको 1500 का प्रॉफिट दिया था, पॉजिटिव प्रॉफिट, और इस साल 4000 का लॉस आ गया। लास्ट ईयर 1500 का प्रॉफिट था और इस साल 4000 का गया लॉस, इसका मतलब वाकई वो बहुत गिर गया था, तो अच्छा हुआ आपने बेच दिया, अच्छा हुआ आपने उस ऑपरेशन को डिसकंटिन्यू कर दिया, ऑपरेशन को डिसकंटिन्यू कर दिया, तो ये इदारे का यानी डायरेक्टर्स का करेक्ट डिसीजन था। देखो जो शेयर होल्डर को कम्युनिकेट हो रहा है, जो शेयर होल्डर को कम्युनिकेट हो रहा है, ओके सही, उम्मीद है आप लोगों ने सही किया होगा। अगर बात समझ गए तो एक मैसेज करें मुझे, अगर बात समझ गए तो एक मैसेज करें। चलें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह कल 7:30 पे हमारी क्लास है, राइट। ये मैं स्लाइड्स आप लोगों को सेंड कर देता हूँ।